हे गाइस, वेलकम टू PWS क्लासेस। पिछली बार हम लोगों ने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों ने इंटरफेरेंस के आगे की चीज़ पढ़नी है कि कंडीशन क्या क्या होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। देखिए, पिछली बार जो भी चीज़ हमने पढ़ी थी मैं एक बार उसका क्विक रिवीजन कर दूं। इंटरफेरेंस में होता क्या था? देखिए, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इन दो चीज़ों में क्या बेसिक डिफरेंस है, ठीक है? इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। देखिए, सपोज करिए ना, आप लोग क्या करते हैं, एक नल है, ठीक है? इस नल को आप लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसा होगा नहीं, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इस नल को अगर आप लोग खोलते हैं तो क्या होगा, ये जो पानी है ये ज़मीन में गिरेगा, ठीक है? और अगर ये पानी काफ़ी फोर्स के साथ ज़मीन में गिरेगा तो क्या होगा, टकरा के इधर उधर बिखर जाएगा। तो ये क्या है, लाइट बीम अगर इस तरीके से टकराती है, टकराने के बाद क्या होती है, वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या होती है, बिखर जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है? और इंटरफेरेंस क्या होता है कि सपोज करिए आप लोगों के पास एक ठीक है, कंटेनर है, इसमें अलग अलग पाइप्स हैं, ठीक है? इस तरीके से कुछ अलग अलग पाइप्स हैं, और इन पाइप से क्या हो रहा है कि सारा पानी इन कंटेनर्स में आ रहा है इस तरीके से, ठीक है? इस कंटेनर पे आ रहा है, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो ये क्या है, इंटरफेरेंस है। अब अगर मैं इसी को लाइट वेव्स के केस में लूँगा तो लाइट वेव के केस में क्या हो जाएगा कि अगर दो तीन लाइट वेव्स एक पॉइंट पे आके मिलती हैं, जैसे एक लाइट वेव ये हो गई, ठीक है, दूसरी लाइट वेव ये हो गई, तीसरी लाइट वेव इस तरीके से हो गई, तो इस पॉइंट पे आके सारी लाइट वेव मिल जा रही हैं, तो ये क्या होगा, सिंपल सा इंटरफेरेंस होगा, ठीक? तो हमने इंटरफेरेंस में जो चीज़ पढ़ी थी वो चीज़ क्या थी कि हमारे पास मान लीजिए दो वेव्स हैं, ठीक है? एक वेव ये है, इसकी जो इक्वेशन हम लोगों ने ली थी वो ली थी y1 इक्वस टू a1, ठीक है, साइन ओमेगा टी। और ये वाली जो दूसरी वेव है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से एक दूसरी वेव चलती है, ठीक है? इसकी इक्वेशन क्या ली थी, y2 इक्वस टू, ठीक है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर जब इंटरफेरेंस होगा तो इंटरफेरेंस में दोनों वेव आपस में मिल जाएगी। दोनों वेव जब मिल जाएगी तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी y इक्वस टू ये कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2, ठीक? फिर इन दोनों वेव इक्वेशन को जोड़ दिया था। इन दोनों वेव इक्वेशन को जोड़ने के बाद, देखिए, मैं यहाँ पे को पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप लोग एक बार पिछला वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है? प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में ऑप्टिक्स करके आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप लोग दूसरे नंबर का वीडियो देख लीजिएगा। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट वेव बनती थी वो y इक्वस टू कितनी बनती थी, ये बनती थी a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे को a क्या होता था, यहाँ पे को ये जो a होता था ये क्या होता था, ये होता था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता था जो इन दोनों वेव्स को जोड़ने के बाद जो नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड होता था। तो देखिए, ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता था इसकी वैल्यू निकाली जाती थी, तो ये निकलता था a इक्वस टू, ठीक है, ए स्क्वायर a इक्वस टू ये निकलता था अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2, ठीक है, कॉस फाइव। ये एक बार आप लोग ठीक है, एक बार आप लोग पुराना वीडियो देख लीजिए, उसमें ये कैसे निकलता है ये आप लोगों के समझ में आ जाएगा। तो ये क्या निकलता था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकलता था। तो देखिए, इंटेंसिटी जो होती है वो होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ठीक हो गया? तो अगर एम्पलीट्यूड इतना निकला है, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है? अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये वाले a का स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से अंडर रूट हटेगा, तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ए स्क्वायर इक्वस टू, इसको मैं सबसे ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वस टू ये बन जाएगा आप लोगों का a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस फाइव बन जाएगा, ठीक है? तो अब जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो इंटेंसिटी इक्वस टू कितना निकल जाएगा, ये चीज़ निकल जाएगी। तो इंटेंसिटी जब इतनी निकल जाएगी तो देखिए इसमें होगा क्या इसको मैं जस्ट यहाँ पे को लिख रहा हूँ, हाँ, इसके ऊपर में, ए के ऊपर में। तो देखिए, जो इंटेंसिटी है
इंटेंसिटी कितनी बन जाएगी, ये जो इंटेंसिटी निकली, अब देखिए इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो ये जो A1 आया है, A1 के बदले I1 हो जाएगा, A2 के बदले I2 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा I इक्वस टू, ये बनेगा I1 प्लस I2, ठीक है, प्लस 2 रूट I1 I2, ठीक है, cos phi। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। कैसे बना, देखो इंटेंसिटी है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे को जो ए स्क्वायर बना, इस ए स्क्वायर के बदले क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। A1 है एक, ये जैसे ये वाली जो वेव है, इस वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो यहाँ पे को I1 आ जाएगा, ठीक है, I1 आ गया। A2 स्क्वायर के बदले कितना आ जाएगा, I2 आ गया, 2 ऐसा ही रहेगा। अब देखिए A1 A2 है ना, तो A1 A2 के बदले कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर अगर हटेगा तो यहाँ पे को अंडर रूट आई आएगा, तो देखिए A1 के बदले कितना आ जाएगा, अंडर रूट I1, A2 के बदले कितना आ जाएगा, अंडर रूट I2 आ जाएगा। तो ओवरऑल इसको अंडर रूट I1 I2 लिख लिया, और cos phi जो है वो ऐसा ही रहने वाला है, cos phi, ठीक हो गया। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकलती है। तो अब देखिए, चलिए यहाँ से हम लोगों ने I को स्टार्ट करना है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी निकलती है, I इक्वस टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। ये होगा क्या, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा। अब देखिए इसको आप लोग किस तरीके से याद रखना है, वो सारी चीज़ मैं यहाँ पे को आप लोगों को बताऊंगा। देखिए जो आप लोगों का इंटरफेरेंस बना ना, इंटरफेरेंस में क्या था कि दो वेव्स आपस में मिली, ठीक है, जैसे सपोज करिए ये एक वेव है, ठीक है, और ये दूसरी वेव है। अब देखिए अगर दो वेव्स आपस में मिलती हैं तो दोनों वेव्स के आपस में मिलने के तरीके क्या होंगे, पहले उसको समझिए। जैसे मान लीजिए, ठीक है, एक वेव इस तरीके से ट्रेवल कर रही है और दूसरी वेव क्या होगी, दूसरी वेव इस तरीके से ट्रेवल करके आई, ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो देखिए यहाँ पे को जो ये वाली वेव का क्रस्ट है और ये जो दूसरी वेव है उसका जो क्रस्ट है, दोनों आपस में मिल जाएंगे। एक तरीका तो ये है, इसका जो ट्रफ है, इसका जो ट्रफ है, दोनों आपस में मिल जाएंगे, एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है मिलने का, दो वेव्स अगर आपस में मिल रही हैं तो इसका जो क्रस्ट है, इसके क्रस्ट से दूसरी वेव का ट्रफ मिलेगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे को ट्रफ आया ना, इसके जस्ट अपोजिट में इसका क्या है, ट्रफ है। यहाँ पे को जो इस वेव का क्रस्ट है, इस वेव का क्या हो जाएगा, ट्रफ। तो एक तरीका तो ये है जिसमें ठीक है क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा और ट्रफ से ट्रफ मिलेगा, और दूसरा तरीका क्या है कि क्रस्ट से ट्रफ मिलेगा और इधर पे को भी ऐसे ही क्रस्ट से ट्रफ मिलेगा, ठीक है। ये दो तरीके हैं, तो ये पहला तरीका है। तो पहले तरीके में क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए ये वेव है, ठीक है, एक वेव ये आई, इस वेव से दूसरी वेव इस तरीके से मिली, यानी कि ये वाली वेव का जो क्रस्ट है उससे दूसरी वेव का ट्रफ मिलेगा, ये वाली वेव का जो क्रस्ट है उससे दूसरी वेव का ट्रफ मिलेगा। तो ये जो कंडीशन बनती है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे को, ठीक है, यहाँ पे का कोई पार्टिकल है। तो अब देखिए ये मैं इसको नॉर्मल एक ठीक है मैकेनिकल वेव के एग्जांपल से समझा रहा हूँ, हाँ, लाइट वेव के एग्जांपल से नहीं समझा रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे का पार्टिकल, इस वेव का मतलब क्या है, इस वेव का मतलब है कि यहाँ पे का पार्टिकल यहाँ से इधर तक गया होगा, और ये वाली वेव का मतलब है कि ये वाला पार्टिकल नीचे यहाँ पे को आया होगा। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, ओवरऑल इफेक्ट ये होगा कि यहाँ पे को मान लीजिए एक पार्टिकल है, उसको ये वाली वेव ऊपर की तरफ खींच रही है और ये वाली वेव इस पार्टिकल को नीचे की तरफ खींच रही है। तो ये पार्टिकल कहाँ जाएगा, ये पार्टिकल अपनी जगह में रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से एक बार एग्जाम्पल लगा के समझिए कि जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल है, ठीक है, एक वेव इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाली जो वेव है, वो इस पार्टिकल को मैक्सिमम यहाँ तक डिस्प्लेस करेगी, ठीक है, और जो दूसरी वेव है, दूसरी वेव इस पार्टिकल को मैक्सिमम यहाँ तक डिस्प्लेस करेगी। अब देखिए, और दोनों एक टाइम पे चल रही हैं, तो एक टाइम पे इस पार्टिकल को एक फोर्स ऊपर की तरफ खींच रहा है और एक फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है। तो ये पार्टिकल कहाँ जाएगा, ये तो अपनी जगह में रहेगा,
ठीक है, ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, अपनी जगह में रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे को है क्या कि ये जो केस बनता है, इस केस में क्या होता है आप लोगों का, जो ओवरऑल पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है। अगर पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे को जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर जीरो होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और देखिए अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो क्या होगा, इंटेंसिटी मिनिमम होगी। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्या बताया था कि इंटेंसिटी क्या होगी, या तो मैक्सिमम होगी या तो इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, दो वेव्स अगर एक पॉइंट पे आके मिलती हैं कुछ इस तरीके से, देखिए ये स्क्रीन है, एक वेव इस तरीके से ट्रैवल करती है, इस पॉइंट पे मिलती है, और दूसरी वेव इस तरीके से ट्रैवल करती है, इस पॉइंट पे मिलती है। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी, लाइट की इंटेंसिटी या तो मैक्सिमम होगी या तो इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी। इंटेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब होता है कि उजाला होगा एकदम, और मिनिमम होने का मतलब होता है कि वहाँ पे को क्या होगा, एकदम अंधेरा होगा। यहाँ पे को दो ही केस बनते हैं। ठीक है, या तो क्या होगा, एकदम उजाला होगा, या तो क्या होगा, एकदम अंधेरा होगा। धौ ऐसे ही लिखते हैं, पता नहीं यार कैसे लिखते हैं। ठीक है, अंधेरी नहीं, अंधेरा क्या लिख दिया मैंने भी। या तो एकदम उजाला होगा या तो क्या होगा, एकदम अंधेरा होगा। ठीक हो गया। तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था टॉर्च का, कि दो टॉर्च हैं, दो टॉर्च को मैं क्या करता हूँ, एक टॉर्च मैंने जलाया, यहाँ पे को उसकी लाइट इस तरीके से गिरेगी, और मैंने दूसरा टॉर्च भी जलाया, उसकी लाइट इस तरीके से गिरेगी। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, इस जगह में या तो अंधेरा होगा या तो उजाला। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि दो टॉर्च अगर ज़मीन में जलाएंगे तो वहाँ तो हमेशा उजाला ही होगा, वहाँ तो अंधेरा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो देखिए वो उजाला क्यों होता है, क्योंकि ये जो दो टॉर्च हैं, इनसे निकलने वाली जो लाइट वेव है, इनके बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होता है, जिस वजह से यहाँ हमेशा क्या होता है, उजाला होता है। अगर इनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो या फिर क्या हो, जीरो हो, तो यहाँ पे को पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो उजाला हो सकता है या तो अंधेरा हो सकता है। इसी को क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस बोला जाता है। ठीक हो गया। तो देखिए दो लाइट वेव्स जब इस तरीके से आपस में मिलती हैं, ठीक है, एक का क्रस्ट और एक का ट्रफ एक पॉइंट पे मिलेगा, एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ एक पॉइंट पे मिलेगा, तो क्या होगा, उस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का मतलब इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। और अगर इंटेंसिटी मिनिमम है तो क्या होगा, उस जगह में एकदम अंधेरा होगा। ठीक है, बात समझ में आई। देखिए उसके बाद क्या है आप लोगों का, कि जो लाइट वेव्स हैं, अब लाइट वेव्स के मिलने का दूसरा तरीका क्या है कि क्रस्ट से क्रस्ट मिले और ट्रफ से ट्रफ मिले। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगा और ट्रफ से ट्रफ मिलेगा तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलने का मतलब एकदम उजाला होगा। जैसे एक वेव ये है मान लीजिए और दूसरी वेव ये है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए ये वाली जो वेव है, इसका जो क्रस्ट है और ये वाली वेव का जो क्रस्ट है वो सेम पॉइंट पे है। दोनों अगर सेम पॉइंट पे है तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये इसका जो क्रस्ट है, इसका जो ट्रफ है, इसका जो ट्रफ है, दोनों सेम फेज में, तो क्या हो जाएगा, इस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम है तो उस पॉइंट पे एकदम क्या होगा, उजाला होगा। ठीक है, तो इस पूरे को एक बार इस तरीके से समझ लीजिए कि एक वेव ये है, ठीक, और ये दूसरी वेव गई, तो दोनों वेव इस तरीके से मिल रही है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। इस केस में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इंटेंसिटी मिनिमम, इंटेंसिटी मिनिमम तो इसका मतलब अंधेरा होगा। ठीक है, अगले केस में क्या होगा कि जो एक वेव है, दूसरी वेव का क्रस्ट और, ठीक है, पहली वाली वेव का क्रस्ट या फिर दूसरी वेव का ट्रफ, पहली वाली वेव का ट्रफ एक साथ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम तो वहाँ पे को क्या होगा, एकदम उजाला होगा। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे को हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कंडीशन बनानी है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो चलिए देखिए कुछ कंडीशंस इसमें
बनाते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या क्या है। ठीक है, एक बार इसको डिलीट कर दिया जाए। देखिए आप लोग बस इस चीज़ को समझते जाइए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्या होती है, आसानी होती है। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, फिर वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते हैं। और जैसे देखिए जो बायो सेक्शन से जो बच्चे हैं जिनकी मैथ्स नहीं होती उनको थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है। मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो ठीक है, ठीक है, जो बायो सेक्शन से आते हैं उनके लिए न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए न्यूमेरिकल्स जो है, न्यूमेरिकल्स अभी जैसे मैं थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, तो थ्योरी को एक्सप्लेन करते टाइम मैं न्यूमेरिकल्स के खाली सिंपल वाले कुछ एक आधे एग्जांपल्स कराऊंगा। बाकी जो न्यूमेरिकल का जो टफ पोर्शन बनता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसको हम अलग से अलग वीडियोज़ में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे को एक बार हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन पढ़ते हैं। ठीक है, अब कंडीशन क्या क्या होती हैं उस चीज़ को देखिए। तो ये है कंडीशन फॉर, ठीक, कंडीशन फॉर, देखिए सबसे पहले बनाते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखिए ये बनेगी आप लोगों की, ठीक है, किससे, इंटेंसिटी से, क्योंकि हमको पता है इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी मिनिमम तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है I = I1 + I2 प्लस, ठीक है, 2 √I1 I2 cos phi। अब इसमें एक चीज़ समझिए, देखिए ये जो I1 है ये कांस्टेंट रहने वाला है, I2 कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, 2 तो अपने आप में कांस्टेंट हो गया, I1 I2 कांस्टेंट है। तो बदलने वाली चीज़ क्या है, बदलने वाली चीज़ सिर्फ एक है, वो क्या चीज़ है, cos phi, केवल cos phi बदलेगा। तो इसका मतलब देखिए cos phi की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी तो ओवरऑल ये जो इंटेंसिटी है ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, होगा नहीं होगा, ठीक है। और अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, होगा नहीं होगा। और cos phi की वैल्यू अगर क्या होती है, मिनिमम होती है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और इंटेंसिटी अगर मिनिमम है तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बात समझ में आई। I1 I2 2I1 I2 ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। बदलने वाली चीज़ क्या है, cos phi, cos phi की वैल्यू तो बदलेगी, ठीक है, फाई की जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से cos phi की वैल्यू बदलेगी। तो cos phi की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। cos phi की वैल्यू अगर मिनिमम होगी तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी, इंटेंसिटी मिनिमम तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पे को समझिए, cos phi की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos phi क्या होती है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, होती है नहीं होती है। ये जो cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, +1 से लेके -1 तक जाती है, मैक्सिमम +1 तक जाएगी, मिनिमम -1 तक जाएगी। तो इनके बीच में क्या करती है, वैल्यू ऑसिलेशन करती है, ठीक है, क्या करती है, ऑसिलेशन करती है। तो cos थीटा की वैल्यू +1 और -1 के बीच ऑसिलेशन करती है। इसी वजह से क्या होता है ना, देखिए जो वेव की इक्वेशन होती है, वेव की इक्वेशन में साइन और कॉस को लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू क्या होती है, +1 और -1 के बीच में ऑसिलेशन करती है। और मैंने बताया था कि वेव के लिए ऑसिलेशन क्या है, एक ज़रूरी कंडीशन है, बिना ऑसिलेशन के कोई वेव पैदा हो ही नहीं सकती है, ठीक। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है cos phi की, +1 होती है। तो cos phi की वैल्यू अगर +1 है तो इसका मतलब phi कितना होगा, इसका मतलब phi कितना होगा, phi या तो 0 होगा, cos 0 कितना होता है, 1 होता है ना, phi कितना होगा 2 पाई, ठीक है, cos 2 पाई कितना होता है, वो भी 1 होता है। तो phi कितना होगा 4 पाई, cos 4 पाई कितना होता है, वो भी 1 होता है। तो अप टू 1 ही चलते जाएगा।
तो यानी कि कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए फाई कितना होना चाहिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 2n पाई लिख सकता हूँ, और n की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से। देखिए n की वैल्यू मैं अगर 0 रखूँगा तो फाई इक्वस टू 0 आ जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू मैं क्या रखूँगा, 0 रखूँगा तो फाई इक्वस टू 0 आ जाएगा। n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो फाई कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। n की वैल्यू मैं 2 रखूँगा तो 2 इंटू 2 4 पाई आ जाएगा, तो आएगी ना ये वाली वैल्यूज़। तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे को, किससे स्टार्ट होगी, 0 से, 0 1 2 अप टू 1 इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो फाई है ये क्या है, फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है कि जो फेज डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 2n पाई होना चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n पाई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस दोनों के टर्म्स पे हम लोगों ने ठीक है काम करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस इक्वस टू, ये होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखना, ठीक है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल बनेंगे ना वो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दोनों के टर्म्स पे बनेंगे, ठीक है। तो देखिए फेज डिफरेंस इक्वस टू क्या होता है, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद रखना। तो ये जो कंडीशंस हैं इन कंडीशंस को मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ, हाँ एक साथ। बस आप लोगों ने करना क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इन कंडीशंस को हमेशा आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। मीन्स कि ये जो कंडीशंस हैं इन कंडीशंस को आप लोग रट लो। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है, देखो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, फेज डिफरेंस इक्वस टू, ठीक है, फेज डिफरेंस इक्वस टू क्या होती है, ये 2n पाई के बराबर होता है। अब फेज डिफरेंस अगर 2n पाई है तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, ठीक, ये वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है फेज डिफरेंस इक्वस टू, ठीक है, फेज डिफरेंस इक्वस टू यानी कि फाई इक्वस टू 2n पाई के बराबर, और n की वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 इस तरीके से, n इक्वस टू 0 1 2 3 अप टू 1 इस तरीके से चलेगा, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद देखिए ये वाला फार्मूला अगर मैं लगाता हूँ फेज डिफरेंस इक्वस टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस वाला, तो इस फार्मूले के बेसिस पे कितना निकलेगा, देखिए फेज डिफरेंस के बदले मैं रख लूँगा फाई इक्वस टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस मैं मान लेता हूँ, चलो पार्ट डिफरेंस के लिए मैं x रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, x इक्वस टू कितना निकलेगा, देखिए लेमडा इस साइड जाएगा, फाई के साथ मल्टीप्लाई करेगा, लेमडा इंटू फाई, और 2 पाई अपॉन में आ जाएगा, अपॉन 2 पाई आएगा, तो इक्वस टू लेमडा इंटू फाई, फाई के बदले वैल्यू रखेंगे 2n पाई, 2n पाई अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई, तो 2 पाई से ये 2 पाई कट गया, बचा n लेमडा, तो यहाँ से x इक्वस टू कितना निकलेगा n लेमडा। तो ये क्या है, पार्ट डिफरेंस है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। पहली कंडीशन क्या है कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए 2n पाई, या फिर पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए n लेमडा। अब मैं ये दोनों कंडीशन एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है। देखो पहली कंडीशन क्या है कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n पाई, और पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस, पाथ डिफरेंस ये कितना होना चाहिए n लेमडा। तो इसको ऐसे ही याद रखना है आप लोगों ने। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है, फेज डिफरेंस फाई इक्वस टू 2n पाई और पार्ट डिफरेंस इक्वस टू n लेमडा, ठीक है। ये किसकी कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब वैसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन भी आएगी, ठीक है।
तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन किस तरीके से निकलती है उस चीज़ को देखना है। अभी ये जो चीज़ है इसको मैं साइड में लिख दूंगा, ठीक है। पहले एक बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन निकाल लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसको मैं किसी दूसरे पेज पे कर लेता हूँ, ठीक है। मिटाने की एक क्वेश्चन अभी बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए साइड में मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है, फाई इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 2n पाई, ठीक है। और पार्ट डिफरेंस यानी कि x इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, n लैम्डा, ठीक। ये क्या है, कंडीशन है किसकी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, ठीक है। किसकी कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ये देखिए n लैम्डा और 2n पाई, ठीक है। अब यहाँ पे को कंडीशन बनाते हैं किसकी, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन कैसे बनेगी, मैंने क्या बोला था, इंटेंसिटी अगर मिनिमम होगी तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा नहीं होगा। और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, cos फाई पे डिपेंड करती है। तो cos फाई अगर क्या होगा, मिनिमम होगा, तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी भी मिनिमम हो जाएगी, होगा नहीं होगा। और cos फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ये होती है -1, अभी बताया था मैंने। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा, -1 रखना पड़ेगा। cos फाई अगर -1 है तो फाई कितना होगा, ये हो जाएगा पाई। फाई के बदले अगर मैं पाई रखूंगा तो cos पाई कितना हो जाएगा, -1 होगा नहीं होगा। या फिर ये होगा 3 पाई, cos 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। या फिर ये होगा आप लोगों का 5 पाई, cos 5 पाई कितना होता है, वो भी -1। तो ओवरऑल जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा, 5 इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अप टू 7 चलते जाएगा। इसको मैं देखिए दो तरीके से लिख सकता हूँ, 2n प्लस 1 पाई लिख सकता हूँ, या फिर 2n माइनस 1 पाई लिख सकता हूँ। दोनों चीज़ें, किसी बुक में 2n प्लस 1 पाई लिखा होगा तो किसी बुक में 2n माइनस 1 पाई लिखा होगा। मीनिंग दोनों की एक ही है, बस n की वैल्यूज़ अलग अलग स्टार्ट होगी। इसमें n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, देखिए n की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगा तो ये कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो इसमें n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 अप टू 1। और 2n माइनस 1 पाई के लिए जो n की वैल्यू स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। ये 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, 1 पाई यानी कि पाई आ जाएगा। तो देखिए किसी बुक में कंडीशन ये दी होगी और किसी बुक में कंडीशन ये दी होगी, तो कंफ्यूज मत होना कि एक में 2n प्लस 1 पाई दे रखी है, किसी में 2n माइनस 1 पाई दे रखी है। तो बस वो क्या है, अगर 2n प्लस 1 पाई रखी है तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 2n माइनस 1 पाई है तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, ठीक हो गया। तो इसके लिए जो कंडीशन बनती है 5 इक्वस टू, जो मैं कोई एक कंडीशन ले लूँगा, चलो ये ले लेते हैं, 2n माइनस 1 पाई ले लेते हैं, ठीक है। ये कंडीशन क्या होती है, किसकी, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, इसको ऐसे लिख लो, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 2n माइनस 1 पाई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखिए जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन बनी थी ना कि फेज डिफरेंस 2n पाई है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होगा, 2n माइनस 1 पाई होगा। आप लोग 2n प्लस 1 पाई भी ले सकते हो, बस n की वैल्यू स्टार्ट करनी पड़ेगी आप लोगों ने, ठीक। तो जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए x की वैल्यू निकाली थी, यानी कि पार्ट डिफरेंस की वैल्यू निकाली थी, तो वैसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी पार्ट डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू है वो किस तरीके से निकलेगी, वही जो काम पहले किया था वही काम दोबारा कर लीजिए, ठीक है। तो दोबारा ये काम किस तरीके से किया जाएगा, चलिए इसमें, ठीक है, एक बार इस चीज़ को करते हैं। देखिए अब क्या करिए, वही फिर से वही वाला फार्मूला लगाइए। कौन सा वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, कहाँ गया वो, ये फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस वाला।
तो चलिए अब मैं इसको दूसरे उसमें कर लेता हूँ। हाँ, तो फेज डिफरेंस यानी कि फाई इक्वस टू 2π/λ इंटू क्या होता है, पार्ट डिफरेंस होता है। पार्ट डिफरेंस को मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक। तो इसके लिए फेज डिफरेंस कितना निकला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, 2n-1 पाई इक्वस टू 2π/λ इंटू एक्स, ठीक। तो पाई से ये वाला पाई कट गया, ये वाला जो लैम्डा है, ये वाला लैम्डा अब इस साइड चले जाएगा और 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये कितनी निकल जाएगी, 2n-1 इंटू, देखिए ये वाला लैम्डा, ठीक है, ये वाला लैम्डा इसके साथ चले जाएगा इंटू लैम्डा, और ये वाला जो 2 है ये इसके अपॉन में आ जाएगा, अपॉन 2। तो ओवरऑल कंडीशन क्या बनी, x इक्वस टू 2n-1, इसको मैं λ/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस इक्वस टू इतना होना चाहिए। तो अब सारी कंडीशंस को मैं एक साथ लिख देता हूँ। सारी कंडीशंस क्या क्या है, देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है फाई इक्वस टू 2n पाई, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, x इक्वस टू n लैम्डा। ये दो कंडीशन है किसकी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसकी कंडीशन क्या है, फाई इक्वस टू 2n-1 पाई, 2n-1, हाँ यही थी ना, 2n-1, क्या थी कंडीशन, 2n-1 पाई, ठीक है। और x इक्वस टू 2n-1 λ/2। तो दो कंडीशन क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है, और दो कंडीशन क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है, ठीक है। चलिए इसमें अब आगे को बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, चलिए इसी को ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। एक मिनट रुकना, पहला क्वेश्चन कौन सा वाला था, हाँ चलो यही क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार डिलीट करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन कौन सा था, चलिए इसी को कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज अराइव्स एट 2 points on a screen with a path difference of 0 and λ/2. Find the ratio of intensity at that point. देखिए इंटेंसिटीज का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। ये सबसे जो बेकार काम है ना, ये है डिलीट करना। ये कर्सर इधर उधर जाता ही नहीं है। चलो बोर मत होना, ये डिलीट करने तक बस इसको देखे रहो ऐसे। डिलीट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना डिलीट करना, हाँ अच्छा लग रहा है। बस 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 हो ही गया, पूरा डिलीट हो गया, पूरा डिलीट हो गया, बस टारगेट कंप्लीटेड। तो देखिए अब पेन भी तो ढूंढनी पड़ेगी, मिल गई पेन। तो देखिए क्या बोल रहे हैं ना कि लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस अराइव्स एट 2 points ऑन अ स्क्रीन। देखिए एक स्क्रीन है यार, ये स्क्रीन बड़ी सीधी बन गई, चलो कोई नहीं, समझ जाना हाँ कि ये एकदम सीधी स्क्रीन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज अराइव्ड एट 2 points, दो कोहेरेंट सोर्सेज से 2 points पे लाइट अराइव कर रही है, ठीक है। मान लीजिए एक इस पॉइंट पर अराइव कर रही है लाइट दो कोहेरेंट सोर्सेज से, ठीक है, और इस पॉइंट पे भी अराइव कर रही है इस तरीके से। चलो उसको बनाता नहीं हूँ, फिलहाल ऐसे ही दिखाता हूँ। मान लीजिए एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इस तरीके से मान लीजिए लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज अराइव्ड एट 2 points ऑन अ स्क्रीन
विथ पार्ट डिफरेंस 0 एंड लैम्डा बाई 2। और पार्ट डिफरेंस कितना दे रखा है, यानी कि x कितना दे रखा है 0 और लैम्डा बाई 2 दे रखा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट द पॉइंट। तो देखो P1 पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी और P2 पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी, इनका रेशियो हम लोगों ने निकालना है, यानी कि I1 अपॉन I2 हम लोगों ने निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो पार्ट डिफरेंस मैं एक कंडीशन ये लूँगा, दूसरी कंडीशन ये लूँगा। तो पहली कंडीशन जो है इफ़ x इक्वल टू 0, पार्ट डिफरेंस अगर 0 होगा, तो पार्ट डिफरेंस अगर 0 होगा तो मैंने आप लोगों को अभी फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। तो यहाँ से पार्ट डिफरेंस के लिए फार्मूला क्या बनेगा, x इक्वल टू, देखो लैम्डा तो फाई के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, लैम्डा इंटू फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई नीचे आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना निकलेगा, ये निकलेगा लैम्डा इंटू, ठीक है, लैम्डा इंटू फेज डिफरेंस, ठीक, फेज डिफरेंस लैम्डा इंटू फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई ना। अच्छा एक काम करते हैं, x की वैल्यू 0 दे रखी है, तो यहाँ पे को हम लोग x की वैल्यू अगर 0 दे गई, यानी कि पार्ट डिफरेंस हमको 0 दे रखा है, तो फेज डिफरेंस निकालना है। तो ये तो सीधे सीधे ही निकल जाएगा, फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स से निकल जाएगा। x की वैल्यू 0 रखो तो फाई निकल जाएगा। ये मैंने क्या इतना ज़्यादा कर दिया, ठीक है। कभी कभी काम भी ऐसा हो जाता है ना, बस एग्ज़ाम में यही चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, हाँ, कि काम को जितना शॉर्ट कर सको। x इक्वल टू अगर 0 है तो x यहाँ पे को मैं x के बदले 0 रख दूंगा, तो फाई कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा, ठीक है। तो इफ़ x इक्वल टू 0 देन फाई इक्वल टू कितना होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो जो एक तो ये कंडीशन बन गई। दूसरा इफ़ x इक्वल टू लैम्डा बाई 2, x अगर लैम्डा बाई 2 है तो फाई कितना निकलेगा, देखो फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स के बदले कितना रखो, लैम्डा बाई 2 रख दो। तो इस लैम्डा से ये लैम्डा कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो फाई इक्वल टू कितना निकल जाएगा, पाई के बराबर निकल जाएगा। यार बाहर किसी की शादी हो रही है ना, तो उसके पटाखे फूट रहे हैं, तो वही आवाज़ आ रही होगी। चलो कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी। तो देखो ये दो चीज़ बन गई ना, अगर x क्या है 0 है तो फाई भी 0 निकलेगा, x अगर लैम्डा बाई 2 है तो फाई कितना निकल जाएगा, पाई के बराबर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे को इंटेंसिटीज़ निकालते हैं, इंटेंसिटीज़ का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो इंटेंसिटी बनेगी ना आप लोगों की, जैसे मैंने 2 पॉइंट लिए, एक P1 एक P2 लिया, तो इंटेंसिटी एट, चलो P ले लेता हूँ, P1 P2 नहीं लेता हूँ, P और Q पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, समझने में आसानी होगी। इंटेंसिटी एट P पॉइंट अपॉन इंटेंसिटी एट Q पॉइंट इक्वल्स टू, ठीक है। देखो P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी, इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला होता है आप लोगों का, ठीक है। अच्छा मैंने फार्मूला इससे पहले वाले में बताया ना, चलो इसमें मैं डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ, उसके बाद इस फार्मूले को कैसे डिराइव किया था वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आप लोगों का 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा करके, ठीक है। मतलब कि कॉस फाई 1 प्लस कॉस फाई अपॉन 1 माइनस कॉस फाई, सॉरी ये एक मिनट रुकना, देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ठीक है। एक को मैंने P पॉइंट मान लिया, दूसरे को मैंने Q पॉइंट मान लिया। इंटेंसिटी एट पॉइंट P अपॉन इंटेंसिटी एट पॉइंट Q, ठीक है। ये रेशियो निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस फाई, कॉस फाई कितना रखूँगा, देखो x अगर 0 है तो फाई भी कितना है 0 ना, तो हो जाएगा कॉस 0 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, कॉस पाई, सॉरी x अगर लैम्डा बाई 2 है तो फाई कितना है, पाई के बराबर ना, तो कितना आ जाएगा, कॉस पाई आ जाएगा। तो कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1
अपॉन कॉस पाई कितना होता है -1, तो हाँ 1 -1, तो कितना आ जाएगा 2/0, यानी कि 2:0 आ जाएगा। तो जो इंटेंसिटीज़ का रेशियो होगा ये कितना हो जाएगा, ये 2:0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे को ये जो चीज़ है, ठीक है, क्या चीज़, ये 1 + cos 0 और 1 + cos पाई, ये कैसे आया, ठीक है, ये चीज़ कि 1 + cos पाई और 1 + cos पाई, cos 0 cos पाई, मैंने 1 प्लस करके क्यों रखा है, ठीक है, 1 प्लस ये और 1 प्लस ये। तो देखिए ये मैंने क्यों रखा है, इसको आप लोगों ने करना क्या है ना, एक बार आप लोगों ने, ठीक है, इसको चेक करना है कि ये मैंने 0 क्यों रखा, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। अच्छा, एक काम करिए, जब तक हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब तक आप लोग एक बार इसको चेक करिए, अगर आ जाता है तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इसका रीज़न लिखिए कि ये आया क्यों इस तरीके से, ठीक है। अगर नहीं आता है तो फिर अभी वैसे भी मैंने आप लोगों को लास्ट में बताना ही है, तो लास्ट तक का वेट करो, ठीक। देखो मैं लास्ट तक का वेट क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि कम से कम वीडियो तो पूरा देखोगे, सब कुछ ऐसे ही बता दूंगा तो लोग आधे में छोड़ के चले जाएंगे ना, ठीक है। तो इसलिए आधे में छोड़ना नहीं है, वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए इसमें आगे को बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी वही करना पड़ेगा, फिर पहले मिटाने वाला खेल खेलना होगा, ठीक है। तब तक सोचो उसमें 1 प्लस, ठीक, मैंने cos 0 अपन 1 + cos पाई क्यों किया था, बहुत इजी है वो, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और यार मतलब क्या बोलते कि सोचने के चक्कर में क्यों हुआ करके वीडियो छोड़ के मत जाना, वीडियो देख लो पूरा, वैसे भी लास्ट में तो बताना ही है मैंने। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखो ये क्या बोल रहा है ना, 2 सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी I एंड 4I। देखो 2 सोर्सेस हैं जिसकी इंटेंसिटी कितनी दे रखी है, I और 4I दे रखी है ना। I1 = इसमें कितना हो जाएगा, I1 = हो जाएगा इसमें I, ठीक है, I1 = कितना हो जाएगा, I के बराबर दे रखा है, और I2 कितना दे रखा है, 4I के बराबर दे रखा है, ठीक है। आर यूज्ड इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, फाइंड द इंटेंसिटी एट द पॉइंट where the waves from 2 sources superimpose with a phase difference of, अच्छा ये phase की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको ठीक कर लेना, with a phase difference of 0। तो पहले में phase difference कितना बोल रहा है, 0 बोल रहा है, तो अगर 0 phase difference अगर मैं लेता हूँ तो सीधे सीधे इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा दो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होता है, I = I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi। तो फाई यहाँ पे को 0 दे रखा है, I1 I2 की वैल्यू दे रखी है, I1 कितना दे रखा है आप लोगों को, I के बराबर, प्लस I2 कितना दे रखा है, 4I + 2√I × 4I × cos 0, ठीक है, cos 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, I + 4I 5I हो गया, प्लस 2 × 4I² और cos phi cos 0, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इंटू 1 हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 5I प्लस, देखो 2√4 करूँगा तो कितना आ जाएगा, इंटू √4 के बदले आ जाएगा 2, I² के बदले आ जाएगा I, इंटू 1 ऐसा ही रहेगा, तो 2 × 2 4I, 5I + 4I 9I। तो यहाँ पे को जो रिजल्ट है इंटेंसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 9I हो जाएगी। और दूसरे केस में कितना दे रखा है, दूसरे केस में दे रखा है कि जब फेज डिफरेंस कितना होगा, यानी कि फाई कितना होगा, π/2 होगा, ठीक है। तो अगेन सेम यही वाला फार्मूला यूज़ कर लो, ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I =
देखो I1 के बदले I आ जाएगा, प्लस I2 के बदले कितना आ जाएगा 4I, प्लस यहाँ पे को cos फाई है ना, cos पाई बाई टू, और cos पाई बाई टू कितना होता है, cos पाई बाई टू होता है 0। cos पाई बाई टू अगर 0 होता है तो ये वाला पूरा टर्म तो वैसे ही 0 हो गया। तो I प्लस 4I कितना हो जाएगा 5I। तो रिजल्ट है इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 5I के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ बनती है। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला, हाँ अब ये वाला क्वेश्चन है। ठीक, इसमें भी वही दोबारा खेल खेलेंगे। ठीक है, माउस को पकड़ के घुमाते रहेंगे और इसको डिलीट करते रहेंगे। यार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, तुम लोगों का टाइम पास भी तो करना होगा, वरना मैं चुप रह के अगर डिलीट करूँगा तो कुछ ऐसा होगा, देखो मज़ा नहीं आएगा ना तुम लोगों को। तो इसलिए कुछ ना कुछ बोलते रहना पड़ता है ना। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है, ठीक है, 2 प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव्स प्रोपिगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, विद एम्पलीट्यूड a एंड 2a। तो यहाँ पे को ना एम्पलीट्यूड दे रखा है, यानी कि a1 इक्वल्स टू कितना दे रखा है a, यार एक कलर अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ, और a2 कितना दे रखा है, a2 इक्वल्स टू कितना दे रखा है 2a, एंड डिफरिंग इन फेज बाई पाई बाई 3, और फेज कितना दे रखा है पाई बाई 3 दे रखा है। ठीक, पाई बाई 3 रेडियन, सुपर इम्पोज होगा ये, सुपर पोज होगा, मैंने रोज लिख दिया है ये गलत है, हाँ पोज होगा ये, सुपर पोज। ठीक है, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, सिंपल सा है ये, दोबारा से रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो कितना हो जाएगा a इक्वल्स टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई हुआ। तो सीधे सीधे लगा दो फिर फॉर्मूला, a1 के बदले कितना आ जाएगा a, प्लस a2 के बदले भी कितना आ जाएगा, a2 के बदले कितना आ जाएगा, a2 कितना दे रखा है यार शिट, ये 2 पाई नहीं होगा 2a होगा, ये कभी कभार ऐसी गलतियां हो जाती है ना, फिर पाई लिख दिया मैंने 2a, वो अब हाथ की सेटिंग ऐसी हो गई है ना, तो 2a लिखना होता है, तो ये लाइन यहाँ ना आके ऊपर चले जाती है और 2 पाई बन जाता है। तो a प्लस 2a प्लस 2 इंटू a इंटू 2a, देखो a2 के बदले भी कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा ना, इंटू कॉस पाई बाई 3 आएगा ऐसा। तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट, देखो a प्लस 2a 3a हो गया, 3a प्लस 2 इंटू 2 4a स्क्वायर, ठीक है, 4a स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है 1/3, सॉरी 1/2, ठीक है 1/2 होती है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3a प्लस 3 प्लस 4, अच्छा ये इससे कट जाएगा ना इस तरीके से, 2 टाइम्स ये कट जाएगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, एक मिनट रुकना, ये था सॉरी स्क्वायर है ना, a1 इक्वल्स टू a दे रखा है, a2 इक्वल्स टू 2a दे रखा है, तो अच्छा स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा ना, तो इसका भी ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट रुकना, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, ये हो जा डिलीट। ठीक है, ये स्क्वायर है, ये कितना आ जाएगा a इक्वल्स टू, देखो a1 स्क्वायर ना a स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 a1 a2
A1 के बदले A आ जाएगा, A2 के बदले 2A आ जाएगा, और cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 होता है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4A स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर यानी कि 5A स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 4A स्क्वायर, ये फिर से पाई बन गया, 4A स्क्वायर, ये क्या हो रहा है मुझको, 4A स्क्वायर अंडर रूट में ही होगा है ये सब, इंटू 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, इससे कटेगा 2 टाइम्स 5A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर यानी कि 7A स्क्वायर, अंडर रूट 7A स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, √7 इंटू A। ठीक, √7 इंटू A, ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से सॉल्यूशन बनता है। ठीक, देखिए उसके बाद इसमें जो अगला है, कौन सा था, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है ये, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ थी ना कि हाँ ये मैंने लिया था ना, तो आप लोगों ने सोचा किसी ने कि यहाँ पे को मैंने जो इंटेंसिटी है वो 1 प्लस कॉस 0 और 1 प्लस कॉस पाई क्यू ली इंटेंसिटी। देखिए मैं आप लोगों को इसमें एक हिंट देता हूँ, हाँ इसको आप लोग एक बार खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप लोगों को कोई चीज़ फंसाएगी ना तो वो यही चीज़ फंसाएगी, और एक बार अगर आप लोग इसको खुद ट्राई कर लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। बस मैं आप लोगों को इसमें क्या करता हूँ, हिंट देता हूँ। देखिए है क्या ना कि अगर ये cos फाई, चलो एक बार थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, थोड़ा इसको मिटाना भी ज़रूरी है। कहाँ गया हमारा इरेज़र, हाँ ये है हमारा इरेज़र, इसको एक बार पूरा मिटा देते हैं। देखिए जो हम लोगों का ये वाला जो टर्म था ना इंटेंसिटी वाला, ठीक है, इंटेंसिटी वाले टर्म में I इक्वस टू कितना था, I1 प्लस I2 2√I1I2 cos फाई। इसमें ये जो 2√I1I2 cos फाई होता है इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस टर्म उसको बोला जाता है। अब देखिए जो इंटरफेरेंस टर्म है ना, अब हमने क्या करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी अगर निकलेगी तो किस तरीके से निकलेगी, देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, जैसे ये होगी, ये है फॉर्मूला, यहाँ पे को लिखता हूँ, I इक्वस टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 cos फाई। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू, सॉरी ये जो cos फाई है इसकी वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यही था। और cos फाई की वैल्यू अगर मिनिमम होगी तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, मिनिमम होगा। तो cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +1, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं +1 रखूँगा तो ये I इक्वस टू कितना आ जाएगा, देखो I इक्वस टू आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 आएगा। और इंटेंसिटी मिनिमम होगी, ये हो गई मैक्सिमम इंटेंसिटी, और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी निकलेगी, यहाँ पे को -1 रखूँगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो I1 प्लस I2, देखो cos फाई की वैल्यू, ये देखो cos फाई की वैल्यू अगर मैं -1 रखूँगा तो यहाँ पे को -1 आएगा, इसके बदले -1 आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -2√I1I2, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो चीज़ बनी ना, ये बना किसका, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, होगा नहीं होगा बताओ। A स्क्वायर करूँगा तो I1 आ जाएगा, B स्क्वायर करूँगा I2 आ जाएगा, प्लस 2√I1I2, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर बना। और वैसे ही ये क्या बना, A माइनस बी का होल स्क्वायर बना। मिनिमम इंटेंसिटी ये कितना बनेगा, ये बनेगा √I1 माइनस
अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो ये कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर अपॉन ठीक है अपॉन ये कितना बन जाएगा अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एक फार्मूला बनेगा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए ये एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक हो गया, एक फार्मूला ये बना। तो देखो सारे फार्मूले मैं एक साथ लिख देता हूँ, है यहाँ पे को सारे फार्मूले एक साथ लिखूंगा तो समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला फार्मूला बना था, सबसे पहला फार्मूला हमारा क्या बना था, ये वाला फार्मूला भी अभी आ जाएगा। हाँ, चलिए चलो इसको भी मिटाई देते हैं। हाँ, अब इतनी देर तो हो ही गई है, इसको भी मिटाई देते हैं। देखो सारे फॉर्मूले में एक साथ लिख देता हूँ। हाँ, एक आया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, सबसे पहले क्या था, सबसे जो पहला था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन थी फाई इक्वस टू क्या क्या होती थी ये, 2n पाई और x इक्वस टू एन लेमडा। फिर था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, ये क्या थी, फाई इक्वस टू 2n माइनस वन पाई और x इक्वस टू 2n माइनस वन लेमडा बाई टू। ठीक, फिर तीसरा फार्मूला ये बन गया मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी, ये कितना बन गया अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब एक अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। देखो होता क्या है ना आप लोगों का कि इंटेंसिटी का एक और फार्मूला होता है। इंटेंसिटी का फार्मूला होता है इंटरफेरेंस पैटर्न पे जो इंटेंसिटी बनती है ना कहीं पे को, वो होती है 2 आई नॉट 1 प्लस कॉस फाई। एक फार्मूला ये भी बनता है आप लोगों का। ठीक, क्या बनता है 2 आई नॉट 1 प्लस कॉस फाई। ठीक है, तो इस फार्मूले के बेसिस पे अगर ये फार्मूला कब बनता है, देखो ये फार्मूला तब बनता है जब दोनों इंटेंसिटीज बराबर होती हैं। ठीक है, आई वन इक्वस टू कितना होता है, आई टू होता है। तो एक फार्मूला रिजल्ट है इंटेंसिटी का क्या बनता है, ये बनता है। ठीक, 2 आई नॉट 1 प्लस कॉस फाई के बराबर। तो इस फार्मूले के बेसिस पे अगर इस चीज को चेक करोगे तो देखो यहां पे को आई इक्वस टू, ठीक है, आई इक्वस टू ये बनेगा आप लोगों का ये कब आएगा, देखो जब आई वन और आई टू क्या होगा, बराबर होगा। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा 2 आई नॉट 1 प्लस कॉस फाई। तो इस फार्मूले के बेसिस पे आई जो होगा, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1 प्लस कॉस फाई के प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि आई नॉट क्या होगा, ये तो कांस्टेंट होगा, 2 क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो आई प्रोपोर्शनल निकलेगा किसके, 1 प्लस कॉस फाई के प्रोपोर्शनल निकलेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, आई इक्वस टू, सॉरी हमने उसमें क्या लिखा था, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ये 1 प्लस कॉस फाई के बेसिस पे लिया था, अपॉन इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू 1 प्लस कॉस फाई। तो यहाँ पे कोई एक में फाई के बदले हमने क्या रख दिया, 0, और दूसरे में फाई के बदले हमने क्या रख दिया था, पाई रख दिया था। तो ये 1 प्लस कॉस 0 और 1 प्लस कॉस पाई बना था। तो इस तरीके से हमारी क्या निकली थी,
इंटेंसिटी निकली थी, ठीक है। तो कितना निकल गया था, 2:0 निकल गया था, ठीक। तो चौथा फार्मूला ये आप लोग याद रखना, I=2I0 1 + cos phi वाला, ठीक है। ये फार्मूला भी आप लोग क्या करना, याद रखना। तो आज के वीडियो में जो चीज़ हम लोग ने पढ़ी, उम्मीद करता हूँ कि वो चीज़ आप लोगों के समझ में आई होगी। कहीं पे को अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग, ठीक है, वो कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकते हैं। आप लोग मुझको डायरेक्टली इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये कैसे आया वो भी देख लेना, I1 = I2 रख के देख लेना, आप लोगों का ये आ जाएगा इस तरीके का, ठीक है। तो जो भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है आप लोग मेरे को डायरेक्टली इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।